अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज का दूसरा सेमिनार जो है वो अटेंड कर रहे हैं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर मोहम्मद मुदस्सिर इकबाल। और माशाल्लाह मुदस्सिर इकबाल ने पांचवी पोजीशन हासिल की है, फिफ्थ पोजीशन हासिल की है एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ है 2023 में। तो वेलकम मुदस्सिर। जी, थैंक यू समा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे ये मौका दिया कि जो मैंने कुछ सीखा और प्रैक्टिकली देखा, किया भी सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल से आज ये रिवॉर्ड मिला है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और जो पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो इंशाल्लाह मैं शेयर जी। करूंगा। समझ तो साहब, मेरी आवाज़ क्लियर है? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। तो ओके। मैं जरा पार्टिसिपेंट्स को एक चीज बताना चाहूंगा। मुदस्सर जो है ये मेरे जूनियर थे यूनिवर्सिटी में। यानी मैं एक साल सीनियर था, एक साल जूनियर थे। तो मैंने यूनिवर्सिटी के दिनों में भी मुदस्सर को बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग देखा था। यानी मुदस्सर ने बीएससी के अंदर ही बहुत से काम जो थे वो स्टार्ट कर दिए थे, जो एमफिल वाले भी नहीं करते। ठीक है। इवन मुझे आज भी याद है कि मुदस्सर का पांचवा सेमेस्टर था और जाफरान के ऊपर मुदस्सर साहब जो थे वो काम कर रहे थे। और जाफरान के बल्ब भी इन्होंने मंगवाए थे और फ्लोरिकल्चर एरिया में जाफरान के ऊपर ये अपना एक ट्रायल लगा के बैठे हुए थे। तो मुदस्सर को मैंने यूनिवर्सिटी के दिनों में ही, मतलब मुदस्सर की बात ठीक है कि इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और मैं इसका गवाह हूँ कि इन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ही प्रैक्टिकल जो लर्निंग थी उसको बहुत ज्यादा प्रेफर किया। थ्योरी तो सब पढ़ते हैं लेकिन मुदस्सर ने प्रैक्टिकल बहुत किया। तो मुदस्सर सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि बाकी लोगों को भी आपका पता चल जाए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और बाकी बैकग्राउंड भी। जी, समा साहब, अगेन आई थैंक यू सो मच कि आपने मेरा काफ़ी सारा जो है तारुफ करवा दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर इकबाल है। बेसिकली मैं बहावल नगर से बिलोंग करता हूँ। बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट और तहसील भी बहावल नगर ही है। और मेरा जो बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर साइंसेज मेजर हॉर्टिकल्चर साइंसेज वो 2020 में कंप्लीट हुआ था। और डिस्टिंक्शन मेरी ये थी कि मैंने अपने बीएससी ऑनर में अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में टॉप किया था। मतलब मेरा हाईएस्ट सीजीपीए था डिपार्टमेंट में। और शायद यही वजह थी कि यूनिवर्सिटी ने मुझे मेरिट स्कॉलरशिप भी जो है वो अवार्ड किया था। उसके बाद मैंने जो है वो अपनी बीएससी के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स थे, जो एमएससी के मतलब से पहले जो ड्यूरेशन होता है हम लोग फ्री होते हैं। उस दौरान मैंने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था एज ए ट्रेनिंग। मतलब मैंने वहाँ पे सीखा कि फील्ड में होता क्या है, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स क्या करते हैं, फील्ड असिस्टेंट क्या करते हैं, सारी इनकी एक्टिविटीज़ देखी थी। तो 6 महीने में उनके साथ रहा हूँ। मुझे वहाँ से बहुत कुछ मिला। अच्छा, यहाँ से ना, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग डिफरेंट लोगों से बहुत सारा कुछ सुनेंगे कि जी थ्योरी काम नहीं आती, हम लोग फील्ड में होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरी ही आपकी बेसिक होती है, यही आपकी प्रैक्टिकल की बुनियाद रखती है। जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, प्रैक्टिकल बहुत ज़बरदस्त होगा। ठीक है। तो आगे मैं चलता हूँ। मेरा जैसे ही ये जो टेन्योर था कंप्लीट हुआ, 6 मंथ था, मैंने फिर एमफिल के लिए यूनिवर्सिटी में दोबारा ज्वाइनिंग की। और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में कंप्लीट हुआ। और मेरा काम था पपाया पे। पपाया पे मैंने बीएससी में भी काफ़ी काम किया था। और एमएससी में फिर मैंने कुछ क्रिटिकल चीज़ें थी उनके एनालिसिस किए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली मैंने इसको कंप्लीट किया। एमएससी के फ़ौरन बाद मैंने फिर पेप्सिको को ज्वाइन किया। उसमें मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में काम करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया।
और उसके साथ साथ मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर और एफपीएससी की कुछ सीट्स थी उनकी भी प्रिपरेशन कर रहा था, साथ साथ टेस्ट वगैरह भी दे रहा था। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह एओ के लिए सिलेक्शन हो गई है। और साथ में अब मैं रिसेंटली फौजी मुदस्सर अभी डिस्टोर्शन हो रही है, अभी आपकी तरफ डिस्टोर्शन हुई है। तो आप फौजी फर्टिलाइजर का कुछ बता रहे थे। डिस्टोर्शन हो रही है अभी ना, आपकी तरफ डिस्टोर्शन हो रही है, अभी भी डिस्टोर्शन है। अ, एक मिनट मुदस्सर रुक जाएं, अभी डिस्टोर्शन हो रही है, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो आप माइक बंद करके दोबारा ऑन करें जरा, मे भी डिस्टोर्शन ठीक हो जाए। आपको कोई सर। अभी मुदस्सर का डिस्कनेक्ट हुआ है, तो अभी उनका दोबारा कनेक्ट होता है तो फिर जो है। जी जी मुदस्सर। जी समझ सर, मेरी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अब आपकी आवाज आई है। जी ओके मुदस्सर, सॉरी। आप फौजी फर्टिलाइजर का कुछ बता रहे थे। ओके, रिसेंटली जो है मैं वो पेप्सिको में मैंने सर्व। आपकी आवाज फिर चली गई है। इंटरनेट का इशू आ रहा है। अभी भी डिस्टोर्शन है। जी समझ सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आपकी आवाज आई है। आई जी थिंक मुदस्सर। इंटरनेट का इशू है, मैं इसे कर रहा हूँ। चलो हो जी जाता है अभी। अच्छा जी मुदस्सर, मुझे। मैं अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, क्योंकि जी आपको भी पता है कि सीट सर्टिफिकेशन की क्लास भी है 9 बजे, उनको भी मैंने पढ़ाना है। बिल्कुल। तो मैं ठीक है। जरा टू दी पॉइंट आता हूँ कि आपने एमएससी करने के बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी की थी, या डिग्री के अंदर ही एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैंने डिग्री के अंदर ही विद इन मतलब बीएससी के फौरन बाद जैसे एमएससी में गया हूँ, तो मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो डिफरेंट आपने रिसोर्सेज। किन किन सोर्सेज को कंसल्ट किया था तैयारी करने के लिए। जी सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया, मैंने एओ के 2 टेस्ट दिए हैं। और उन दोनों मैंने जो सबसे अहम चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो है हमारी 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम। जो कुछ भी हम उसमें पढ़ते हैं ना, वो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए। उसी दौरान जो हमने पढ़ा है, अच्छे से जो पढ़ लिया है ना, समझ से मेरा ख्याल है कि वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे कहीं। ठीक है। 40-50% हमारा जो सिलेबस है ना एओ का, वो हमारी डिग्री से कंप्लीट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जो इसे अच्छे से कर ले। अच्छा, सेकंड जो रिसोर्स बुक्स वाला अगर मैं आपसे बात करूं, जिसमें मेरे पास बुक्स थी बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें ना बेसिकली सारे एमसीक्यू बेस्ड वो बुक है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अगर हमारी डिग्री अच्छे से हो जाए, जिसमें हमारे मेजर हैं सारे, तकरीबन 15-16 मेजर्स हैं, वो अगर अच्छे से हम कर लेते हैं तो वो सब के सब बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर में उसमें कंप्लीट हो ही जाते हैं। ठीक है। वो जैसे एज ए हमारी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज है वहाँ पे। और दूसरी बुक जो मेरे पास है वो जनरल एग्रीकल्चर की है, जिसमें अख्तर अब्बास साहब हैं। और ये टेक्स्ट बुक है, इसमें हमारे एग्रीकल्चर के तकरीबन सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो बड़ी डिटेल्ड डिस्कस किए हुए हैं।
थर्ड जो रिसोर्स बुक मेरे पास है वो भी एग्रीकल्चर की है, जिसमें एमसीक्यूज बेस्ड है। और वो सुहेल भट्टी साहब की बुक है, काफ़ी फेमस बुक है। तो यहाँ से भी अक्सर पीपीएससी ना एज इट इज़ एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, दो तीन बस, इससे ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठा लेती होती है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे मैं बात करता हूँ क्रॉप प्रोडक्शन की। जो ये भी टेक्स्ट बुक है, ये है शफी नज़ीर साहब की, बहुत अच्छी बुक है। और फिफ्थ पे मेरे पास जनाब क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी की बुक थी। ये इक़्तिदार साहब हैं, केपीके के प्रोफेसर हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। बहुत अच्छी बुक है इनकी भी, मेरा ख्याल है कि ये भी पढ़नी चाहिए साथ में। और लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा बुक्स के वाले से, जितनी भी बुक्स हैं उनकी जो ग्लॉसरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं जिनकी हमें समझ नहीं आ रही होती। अगर हम ग्लॉसरी को अच्छे से कर लेते हैं तो उन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से कवर कर सकते हैं, और हमें क्वेश्चन की समझ आ जाती है, और फिर हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ फिर एमसीक्यूज की बात करता हूँ तो पीपीएससी की बुक है शाहिद साहब की, वो बहुत अच्छे मतलब प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी है। जीके के हिसाब से वो आप मतलब होनी चाहिए सबके पास, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा जो बड़ा सोर्स, थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट सोर्स, वो है जी मैगजीन्स। मैगजीन्स दो तरह के आपके पास होने चाहिए। इनके लिंक्स भी, इनकी जो प्रॉपर लिंक्स है वो इंशाल्लाह मैं सामा साहब से शेयर करूंगा। एक है ये एग्री मैगजीन्स, जो कि पंजाब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के डिपार्टमेंट पे मौजूद हैं। एक साल के ऑलमोस्ट 24 मैगजीन्स हैं। इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ कि उसमें जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे। एग्रीकल्चर के पेपर में करंट इश्यूज पे काफ़ी फोकस हो रहा होता है, ठीक है। और सेकंड जो सपोर्ट प्राइसेस हैं डिफरेंट हमारी मेजर क्रॉप्स की, वो भी उनमें डिस्कस हो रही होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट है सब्सिडीज। सब्सिडीज का भी ये जो हमारे एग्री मैगजीन्स हैं इनमें ही डिस्कस किया गया जाता है, इसलिए हमें उन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के सेपरेट उन्होंने फाइल्स बनाई हुई हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमारे ज़राअतनामे में, या इसको अगर हम एग्री मैगजीन कहते हैं, जो इसमें मौजूद है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सेपरेट जो मौजूद है उसमें कुछ ज़्यादा मटेरियल है। बहुत अच्छा जो लिखा हुआ है वो एग्री मैगजीन्स में लिखा हुआ है, ठीक है जी। करंट अफेयर्स के हवाले से भी एग्री मैगजीन्स मतलब बहुत अच्छा है। और जो लास्ट मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, मतलब कि पंजाब में, पाकिस्तान में, दुनिया में एग्रीकल्चर का हमारी मेजर क्रॉप्स का क्या स्टैट चल रहा है, प्रोडक्शन क्या आ रही है, कम क्यों है, ज़्यादा, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिटेल्ड डिस्कस की गई होती हैं। इसलिए जो आपका फोकस है आपकी डिग्री के साथ साथ, जो सेकंड मैं समझता हूँ मैगजीन्स पे होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स मैं समझता हूँ वो आपके पास है पंजाब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट, जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। हर चीज़ एग्रीकल्चर की हर चीज़ अवेलेबल है। उसको आप अ, एक वीक हफ्ता बना लें, उसको एक्सप्लोर करें। उसमें डिफरेंट सेक्टर्स बने हुए हैं, क्रॉप रिपोर्टिंग का सेक्टर है, पैम्फलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब आप एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको ना बेसिक्स पूछी जाती हैं, ठीक है। बहुत एक बस ऊपर ऊपर से आपसे पूछते हैं, आपने बता दिया, आपका टेस्ट पास हो गया, ठीक है। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है तो फिर ये चीज़ें काम आती हैं, जब आपने इन चीज़ों को डिटेल्ड पढ़ा होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से किया होता है, वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस पे आपसे शेयर करूंगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो सोर्सेज की मैं बात कर रहा था। इसके बाद जो एग्री मैगजीन्स के साथ साथ दूसरा जो मैगजीन मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो हमारी यूनिवर्सिटी की मैगजीन्स हैं, ठीक है। उनका जरिए उनको जरिए डाइजेस्ट भी कहते हैं। उनके लिंक्स भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। नो डाउट के वहाँ से पेपर तो बहुत कम आता है, बहुत कम, लेकिन वो आपके इंटरव्यू के लिए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, लास्ट में रिसोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ, सोर्सेज जो मेरे पास मतलब हैं इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, वो फील्ड एक्सपोजर भी है। लेकिन जब आप टेस्ट में बैठे होते हैं
तो वो आपको एज इट इज क्वेश्चंस उठा के नहीं पूछते कि जी ये डिफाइन है, ये व्हाट इज, आप इसके नीचे ऑप्शन से बताएं। वो कुछ ना कुछ आपको घुमाते फिराते भी हैं कि ये ऐसा है तो आगे क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो इसमें आपका फील्ड एक्सपोजर भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फील्ड गए हैं, देखा हुआ है, सब कुछ प्रैक्टिकली किया हुआ है, तो वो चीज़ें फिर पेपर में आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब क्लास में बैठे होते हैं अटेंटिवली, तो बहुत सारी बातें आपके प्रोफेसर, आपके टीचर्स आपसे कर रहे होते हैं। काइंडली उनको भी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इस बार जब मैंने टेस्ट दिया था, बहुत सारी बातें अपने टीचर्स की, अपने उस्तादा की कही हुई, उनके मैंने लिखी हुई बातों को नोट किया हुआ था, वहाँ से उठकर आई हुई थी। जैसे डिस्टोर्शन हो रही है अभी, डिस्टोर्शन हो रही है। टेस्ट में कि तीन क्लिक किया कि जी इसका मुदस्सिर जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा, अभी डिस्टोर्शन हुई है। टॉपिकल आंसर है, पिछले टॉपिकल। एक एक दो मिनट डिस्टोर्शन हुई है। जी जी। तो दोबारा जी जी, रिपीट कर दें। कहाँ से समझ साहब? अच्छा, मैं बताएं आपसे। जी, कहाँ से डिस्टोर्शन हुई है? आप लोग बताएं मैसेज में, क्योंकि मुझे लफ्ज भूल गया, सॉरी। अच्छा। जी जी। तो कोई बच्चा बताए कहाँ से डिस्टोर्शन हुई थी। टीचर्स टीचर्स वाली बात से, कि ओके क्लासरूम के अंदर जो टीचर्स बातें ओके बताते हैं। ओके ओके, टीचर्स के हवाले से मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि टीचर्स की बातें जो सर हमारे प्रोफेसर कर रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लेक्चर्स के दौरान। वो टेस्ट की हद तक नहीं, वो मैंने अपने एग्जाम्स में भी देखी हैं। रिसेंटली जो अभी मैंने क्लियर किया ये वाला ईओ का टेस्ट, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो ये था कि सारा साल जो फ्रूटिंग है फ्रूट्स पे, मतलब जो फ्रूट ट्रीज हैं उस पे फ्रूटिंग कौन से जोन में रहती है। जोन से मुराद ये था कि हमारी जो जमीन है, अर्थ है, इसके बेसिकली तीन जोन्स बनाए गए हैं। ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है और टेम्परेट है। तो ट्रॉपिकल वो जोन था जिसमें सारा साल फ्रूटिंग होती है, फ्रूट्स लगते रहते हैं। ये बात जो है ये हमारे प्रोफेसर डॉक्टर एम एस तार खान साहब उन्होंने बताई थी, और ये मैंने लिखी हुई थी नोट्स में, क्योंकि नोट्स भी मैंने रिवाइज किए थे टेस्ट से पहले, तो मुझे याद आई और मैंने इसको फ़ौरन से क्लिक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें जो थी वो इस तरह से क्लियर हुई थी। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये था कि आप, आपके नोट्स अच्छे से बने हुए हैं बीएससी के, बीएससी आपने अच्छे से की हुई है। अगर नहीं भी की हुई तो अब नोट्स तकरीबन हर एक के पास अवेलेबल होते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, आप उनसे लें और उनको अच्छे से करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे जो है वो फील्ड एक्सपोजर की बात कर चुका हूँ। चलें जी आगे। ये थे जी सोर्सेज। इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो ज़रूर बताइएगा। अब लास्ट में मेरे पास एक चीज़ है इंटरव्यू के हवाले से। टेस्ट आपका एक हो मिनट जाता है। एक मिनट मुदस्सिर, रुक जाए। जी पहले जी। ड्रेसिंग बताएं, अपनी अच्छा। ड्रेसिंग बताएं, और हाँ जी। आसपास के लोगों की भी ड्रेसिंग बताएं। इंटरव्यू से रिलेटेड मैं यही आपसे डिस्कस करने वाला था कि ड्रेसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखें, अगर हम अपनी बात करें, हम लोग जब किसी भी एक शख्स को देखते हैं, हमारे घर के मेहमान आते हैं या कोई दोस्त कोई भी आता है, तो सबसे पहले हम ड्रेसिंग से उसके ना अंदाज़ा लगाते हैं, इम्प्रेस होते हैं कि यार ये क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है। तो सेम केस इंटरव्यू में पैनल भी यही देख रहा होता है कि जी जो बच्चा हमारे पास आया है, जो कैंडिडेट आया है, ये किस हद तक चीज़ों को समझता है। ठीक है। इसने एक ग्रेड 17 के लिए अप्लाई किया हुआ है, एक ऑफिसर के लिए, तो क्या ड्रेसिंग इसके मुताबिक है या नहीं, फॉर्मल ड्रेसिंग है या नहीं। फॉर्मल ड्रेसिंग पे सामा साहब, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से हमारी डिस्कशन लेंथी हो जाएगी, मैं फिर इसे शॉर्ट करता हूँ। नहीं, वो उसके बाद, उसके ऊपर हम किसी दिन डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप बस एक ओवरव्यू दे दें कि आपने क्या पहना था। हाँ, मेरे पास टू पीस था ब्लू कलर में। ठीक है। और साथ में टाई, वो साथ मैचिंग, एक कंट्रास्ट बनाना होता है आपने। और जो शर्ट थी वो वाइट, ऑफ वाइट। ठीक है। बूट जो हैं वो आपके फॉर्मल होने चाहिए। ठीक है।
वो मेरे पास थे जी एंड्योर के, बहुत अच्छे शूज़ थे। और लेसिस वाले होने चाहिए 2 पीस के साथ। याद रखिएगा कि आपने लेसिस वाले शूज़ लेने हैं। ओपन जो दूसरे शूज़ होते हैं ना विदाउट लेसिस, वो नहीं लेने। ये आपने चीज़ याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पैनल के चेयरमैन होते हैं वो चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। और इस बार समर साहब यकीन करें, वो चेयर से उठ उठ कर देख रहे थे नीचे पाँव की तरफ कि ये इन्होंने क्या पहना हुआ है। मुझे ही नहीं, बाकी जो लोग भी आए थे बाहर, वो कह रहे थे कि यार पता नहीं क्या वो ऑब्जर्व कर रहे थे। चेयर से उठ उठ के हमें देख रहे थे, नीचे कहीं देख रहे थे। तो हमें समझ आई कि जी वो ये हमारे शूज वगैरह और ये जो हमारी सॉक्स थी इन्हें देख रहे थे। आपका जो कलर है 2 पीस का ब्लू है, तो आपकी सॉक्स का कलर भी ब्लू ही होना चाहिए। आपके जो बूट हैं ब्लैक कलर के हैं, तो आपका बेल्ट भी ब्लैक ही होना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इस पे सामा साहब से भी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि ये हम कभी ना नेक्स्ट कोई किसी दिन इसको रखते हैं। थोड़ी सी लेंथी डिस्कशन है। ठीक है। जी। तो मुदस्सर, ठीक है आप इंटरव्यू के लिए गए, जी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अच्छा उसामा साहब, डिफरेंट इसमें है। मेरे साथ तो ये हुआ था कि जी इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। फौरन मैं नहीं, जाके बैठा। आप ऑफिस गए तो जी। उन्होंने क्या किया? ऑफिस अच्छा वालों ने क्या किया? ऑफिस वालों ने क्या किया? ऑफिस वालों की अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। सबसे पहले आपकी अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस लेने के बाद आपको वेटिंग हॉल में भेज देते हैं। वहाँ पे बड़ा अच्छा कूल इन्वायरमेंट होता है, आप रिलैक्स रहते हैं। पानी शानी वहाँ पड़ा होता है, आप रिलैक्स होकर पानी पिए। उसके बाद फिर आपको वो रोल नंबर वाइज बुलाते हैं, कुछ साइन करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके पास। आपके अपने डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि जो लिस्ट हमने इनको प्रोवाइड की थी उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। और जिनका एनओसी का मसला होता है वो फिर एनओसी में, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन को वाला प्रोसेस चल रहा होता है। फिर वो हमें इस डॉक्यूमेंटेशन और सिग्नेचर्स के बाद वापस वेटिंग हॉल में भेज देते हैं। वहाँ पे फिर हम बैठ कर वेट करते हैं कि जी कब हमारा मतलब नंबर आएगा, हम जाएं और पैनल के सामने फिर अपनी जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करें। फिर वन बाय वन, मतलब कि रोल नंबर वाइज कॉल आती हैं। और उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। जाते हैं और वहाँ पे पीएन होता है। पीएन जनाब वो गेट जो दरवाज़ा है जहाँ जिस रूम में पैनल बैठा है, वो खुद ही ओपन करता है। आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहती। और आप बस जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और वहाँ पे बस फॉर्मल वे में बैठ जाते हैं आराम से। बल्कि वो पैनल खुद ही कहता है कि जी आप तशरीफ़ रखें, प्लीज़ हैव अ सीट प्लीज़। बैठने के बाद वो आपसे ये भी कह सकता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और ये भी कह सकता है कि जी आजकल आप क्या कर रहे हैं, आपका नाम। वो खुद ही आपका तारुफ करवा देता है कि जी आपका नाम ये है, आपका मेजर ये है, आपने डिग्री इस सन में की है, आजकल आप ये कर रहे हैं। और सम टाइम आपसे खुद पूछ लेते हैं कि जी आपका तारुफ क्या है। मुझसे यही मैंने कहा था कि जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना तारुफ करवाएं। तारुफ में मैंने फिर चीज़ें थी मेरे पास, वो मैंने डिस्कस की। उसमें से ही उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे। मतलब कि यहाँ पे नहरें हैं, कौन सी नहरें हैं, डिस्ट्रिक्ट का नेम बहावल नगर ही क्यों है। तो ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले से की हुई थी, मतलब काफ़ी अच्छे से। फिर उन्होंने मुझसे फॉरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे। फॉरेस्ट यहाँ पे कौन कौन से हैं आपके इलाके में, बहावलपुर में है, ठीक है। और इस तरह से मतलब बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चन किए थे। अच्छा फिर वो चले गए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ कि जी पाकिस्तान में हम सीड्स बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे हैं, रीजंस क्या हैं, और कॉर्न का सीड स्पेशली क्यों हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थे थोड़े से डिस्कशन बेस्ड। मैंने फिर उनसे मतलब इस पर काफ़ी डिस्कशन की थी। रिसर्च का हवाला मैंने उनको दिया था। रिसर्च पे उन्होंने मेरे से बात की थी किस तरह की रिसर्च। मैंने उनसे कहा था जेनेटिक इंजीनियरिंग का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब टेक्निक, मतलब इस चीज़ की ना कमी है हमारे यहाँ। और टिश्यू कल्चर का उनको मैंने रेफरेंस की। ये फिर आगे से आगे चीज़ें लेकर चलते रहे। हाइब्रिड क्या होता है, मतलब ये चीज़ें आगे चल रही हैं। फिर उन्होंने जनाब जो थे हमारे चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा कि आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर बना देते हैं। तो आप पहले काम क्या करेंगे, साउथ पंजाब का हम आपको वो वजीर बना देते हैं, तो आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे। मैंने फिर वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात की, और हमारे यहाँ बीट जो मेजर क्रॉप है इसकी बात की। मतलब ये सारा डिस्कशन बेस्ड चीज़ें थी। चेयरमैन साहब ने बड़ी लेंथी डिस्कशन की थी। फिर बारी आती थी सेकंड, हमारे जो यूनिवर्सिटी के मेंबर होते हैं, वो रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं उनकी। उन्होंने जनाब बहुत क्वेश्चन किए। मेजर में जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये कि इंटरव्यू में आपसे डीप क्वेश्चंस किए जाते हैं। आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक किया जा रहा होता है
कि टेस्ट में तो आपसे कोई क्वेश्चन होता ही नहीं ना, जो हुआ है आपने आंसर करना है और वो ठीक है गलत वो चीज़ हो गई। लेकिन इंटरव्यू में वो आपसे क्वेश्चन के बाद फिर उसी क्वेश्चन में से और क्वेश्चन, जैसे कि मुझसे उन्होंने पूछा कि जी सिट्रस डिक्लाइन की रीजंस क्या हैं। मैंने उनको बहुत सारी रीजंस बताई, उसमें से उन्होंने मुझे ना एक रीज़न पकड़ ली कि जी ये बताएं कि जो प्रैक्टिसेस हैं, फार्म प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वो किस इसको डिस्टर्ब कर रही हैं प्रैक्टिस में। फिर वो चले कि अच्छा ये बताएं फर्टिलाइजर कैसे डिस्टर्ब कर रहा है फर्टिलाइजर का, उनको मैंने बताया। वो नाइट्रोजन की तरफ चले गए, नाइट्रोजन का एक्सेसिव यूज क्या है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है प्लांट्स पे, वो मैंने इनको बताया। फिर कहते हैं अच्छा अगर ये इम्पैक्ट है तो इसको हम किस तरह से रिड्यूस, इसको कम कर सकते हैं। तो वो मैंने इनको बताया कि जी स्प्लिट डोज, मतलब कि स्प्लिट के साथ। अच्छा जी कब कब करनी चाहिए, मैंने इनको बताया जी 4 मंथ्स होते हैं। उन्होंने कहा जी कौन से 4 मंथ्स होते हैं, वो मैंने इनको नेम बताए। फिर नेम बताने के बाद उन्होंने कहा अच्छा इन ही मंथ्स में क्यों करते हैं। तो वो फिर उनको मैंने रीजंस भी बताएंगी ऐसा क्यों करते हैं। अच्छा ये चीज़ें मैं आपको अभी जो ये मेरी आपसे गुफ्तगू हुई है ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इंटरव्यू जो है ये डीप डिस्कशन है। आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। वो तभी होगा जब आप बैठ के अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, सारी मैगजीन्स अच्छे से पढ़ें, आपके पास नॉलेज है तो आप, मेरा नहीं ख्याल इंटरव्यू में कहीं आप कुछ किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम हो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा जी फिर हमारे थर्ड मेंबर थे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के रिटायर्ड डायरेक्टर। उन्होंने मुझसे फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी हद तक नहीं बल्कि मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर किए थे। और बायो लैब्स का उन्होंने मुझसे पूछा था बायो लैब क्या होती हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं है, पंजाब में कितनी है। फिर कॉटन इंसेक्ट पेस्ट पूछे थे, और मेजर पेस्ट कौन से हैं, और इस तरह से उन्होंने जो है वो डिस्कशन जो है क्लोज कर दी थी। मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का हुआ था। और उन्होंने फिर कहा जी ठीक है बेटा थैंक यू, बेस्ट बेस्ट ऑफ लक, और मैं फिर ये कहकर मैं भी बाहर आ गया था मतलब रूम से। अच्छा मुदस्सर, रिटन टेस्ट के लिए जब आपने अप्लाई कर दिया, रिटन टेस्ट की डेट आ गई, तब जी आप जी। कंफ्यूज थे कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, टेस्ट रहने हम्म, देता हूँ, अगली दफा दे दूंगा। क्या चल रहा हम्म। था टेस्ट देने से पहले आपके माइंड में? कोई उसामा साहब, नेगेटिविटी आ रही थी? बिल्कुल मैं आपसे बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए हम में से मेजोरिटी की जो है उनके माइंड में यही चल रहा होता है कि यार पता नहीं क्या बनेगा, टेस्ट में ना जाने क्या हमसे पूछा जाएगा, हम तो मारे जाएंगे, बहुत टफ टेस्ट होगा। असल में हमारा एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा बना दी जाता है कि जी पता नहीं क्या आएगा, देखें कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें आपके सामने, आपने जो पढ़ा है वहीं से आएगा। बात ये कि आपका फोकस कितना है, आप फोकस से करते हैं आपको टेंशन कभी भी नहीं होगी। टेंशन उन्हीं को होती है जो बेचारे मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ में भी कुछ नहीं किया, बस घूमते फिरते टाइम गुजार दिया और चले गए। मेरी जहाँ तक बात थी, मैंने पहले भी इसकी एक अटैम्प्ट दी थी, मुझे काफ़ी इसका एक्सपीरियंस था, तो मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने मतलब कि बहुत शॉर्ट टाइम, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था पेप्सिको में, तो शॉर्ट टाइम में मैंने इसको बड़े अच्छे से कवर किया। मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए थे पहले से ही, प्रिपेयर्ड नोट्स है मेरे पास, तो मुझे दोबारा से स्ट्रगल करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो बड़े शॉर्ट टाइम में जो मैंने चीज़ें मैनेज की, टेस्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसे बड़े अच्छे से टैकल किया था। अच्छा, मेरा अगला सवाल है। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि पीपीएससी में कितने पैसे दे के सीट मिलती है। पीपीएससी में तो जॉब ही सिफारिश से होती है। अगर आपके पास सिफारिश नहीं है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। तो आपने किसकी सिफारिश करवाई थी और कितने पैसे भरे थे? आपकी तो पोजीशन भी फिफ्थ है, तो बताएं हम्म। जरा, कितने लाख दिए थे आपने? समझ साहब ये क्वेश्चन जब पीपीएससी में, मैंने मुझे पीपीएससी का नहीं पता था ना, तब से मैं सुनता आ रहा हूँ पाकिस्तान का निज़ाम कुछ इस तरह से है। और यकीन करें कि यूनिवर्सिटी फीसें भरने के अलावा मुझे कहीं कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिलीव मी। मैं ही नहीं बल्कि मेरे बहुत सारे ऐसे कुलीग्स दोस्त जो रिकमेंड हुए, मैं श्योरिटी से कहता हूँ 110% कि पीपीएससी के अंदर, जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के ना माइंड को डाइवर्ट किया जाता है कि आप इस साइड पर आएं, आप अपनी स्ट्रगल को छोड़ें, आप इस तरफ आएं, ये रास्ता ठीक है। देखें रास्ता वही ठीक है जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि जी मैं उसका दोस्त हूँ जो हार्ड वर्क करेगा, जो मेहनत करेगा।
आप अपना काम करें, मेहनत करें और अल्लाह पे छोड़ दें। आपकी खुद ब खुद जो है वो हेल्प होगी, गायबाना हेल्प होगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। समझ सब बिलीव करें, खुद का एक्सपीरियंस। आप जब टेस्ट कर रहे होते हैं, आपके माइंड में खुद ब खुद इंफॉर्मेशन आती है और आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जब आप इंटरव्यू में, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो जिनका ना आपको आइडिया भी नहीं होता, शायद कहीं पढ़े भी नहीं होते कि यार ये क्या है, और वो आपसे फौरन एकदम माइंड में आते हैं कि जी इसका आंसर ये है, पॉसिबल आंसर। मैं यहाँ पे आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो यूनिवर्सिटी के हमारे मेंबर थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, अच्छा मुदस्सिर ये बताओ आप बहावल नगर से हैं, तो वहाँ पे सनफ्लावर बहुत होता है। मैं कहा जी ऑफ कोर्स सर, काफ़ी होता है। तो उस पर मेजर पेस्ट कौन सा आता है? मैंने पढ़ा हुआ था जी वाइट फ्लाई बहुत आता है। मैंने उनको कहा सर वाइट फ्लाई मेजर पेस्ट है। अच्छा कोई बर्ड भी है उस पे, परिंदा? अब परिंदा तो मैंने कहीं देखा भी नहीं, ना कहीं पढ़ा कि यार कोई परिंदा भी इस पे आता है, मतलब कि मेजर पेस्ट। लेकिन बस माइंड में आया कि यार पैरट, तोता, कहीं शायद देखा था फील्ड में कहीं। तो मैंने फौरन कहा सर पैरट। तो कहते ओके, थैंक यू सो मच। तो कहने का मकसद ये कि आप उस तरफ ना जाएं। पीपीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यकीन करें कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और एग्जाम्पल जो है वो मैं आपके सामने हूँ। इंशाल्लाह आपके रास्ते खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अच्छा मुदस्सर, नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 100 MCQs का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है, तो बच्चे माशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करके आते हैं। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, और पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपकी क्या टेक्निक थी, किस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट किया, और पेपर अटेम्प्ट करने से पहले क्या नर्वस हुए थे, पेपर के दौरान नर्वस हुए थे, किस तरह अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया? जी समझ साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब हम लोग प्रिपरेशन तो सब करके जाते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस, सब कुछ। लेकिन बात यह है कि वहाँ परफॉर्मेंस की गेम है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो अपनी नर्व्स पे काबू रखेगा, जो रिलैक्स रहेगा, अच्छे से सांस लेगा, सुकून में रहेगा, वो ही अच्छे से परफॉर्म करेगा। क्योंकि ये सारी की सारी गेम है आपके माइंड की। आपका माइंड जब रिलैक्स रहेगा, प्रेशर में आप नहीं रहोगे, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ये आपने जो चीज़ें याद की हुई हैं वो आपको याद रहेंगी। अगर आप मतलब स्ट्रेस में आ जाते हैं कि जी क्या बनेगा, पेपर में क्या होगा, परेशान हो जाते हैं, तो फिर आपकी याद की चीजें भी आपको कंफ्यूज करेंगी। शायद ये होगा, वो होगा, ये होगा, अब पता नहीं इनमें से कौन सा होगा। मतलब आप डिस्टर्ब रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। ये अब आपने याद रखना है कि आपकी तैयारी होगी पेपर की। आपने जिस दिन सुबह उठने नमाज पढ़ें, अल्लाह पाक से दुआ करें, और अपने वालदैन से दुआएं करवाएं, बहन भाई उनसे करवाएं, और अल्लाह का नाम लेकर निकल जाएं। माइंड में कुछ ना सोचें कि जी मैं बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं सोचना, बस ये सोचना है कि जी बस एक छोटा मोटा सा टेस्ट है, वो देने जा रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि अपने आप को ना रिलैक्स रखना, जितना रिलैक्स रखेंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन किया है सामा साहब ने, टेस्ट तो वो टैकल उसको सॉल्व करने की टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये दो चीज़ें जो हैं, अपने आप को मेंटेन, मतलब अपने अपने आप को जो है रिलैक्स रखना, और सेकंड उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से मेजोरिटी जो है वो जानती ही नहीं, मैं खुद भी नहीं जानता था कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। होता ही है कि जी स्टूडेंट्स, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे वो टेस्ट को पकड़ते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ उसी सीख में उसको सॉल्व करते हुए चले चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप ये करें कि जो आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से पता है, 100% कि मुझे ये आता है, आप उसको क्लिक करें, ठीक है। बेशक पहले जो 20-25 उनमें से आपको 4-5 ही क्यों ना आते हो, करना आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन है जो आपको 100% श्योरिटी की जी ये मुझे आता है, आप उसे क्लिक करें। आप जब 100 तक चले जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 40 के लगभग, 35 40 के लगभग पहुंच जाएंगे जी। आपके ये तकरीबन ठीक है, 35 कह लेते हैं कि ये आपके मतलब 100% ठीक है। अब ये आपके 35 कन्फर्म हो गए हैं, ठीक है। अब आपने दोबारा से जो आपके क्वेश्चंस रह गए थे वहां आपने मूव करना है, और फिर आपने ये देखना है कि मुझे 75% या 50% डाउट किन क्वेश्चंस पे है, आपने उन पे फोकस करना है। और आप थोड़ा सा फोकस करेंगे ना उससे ज़्यादा, कि जी 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 में से आपने वो वाले निगलेक्ट करने हैं जो मतलब करीब करीब हैं ही नहीं। फिर जो बच जाएगा आपने उसको फोकस करना है कि जी ये इसका पॉसिबल हो सकता है, क्लिक कर दें, ठीक है।
तो इस तरह से आप जब ये सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे, आप तकरीबन 50-55 के राउंड अबाउट आप चले जाएंगे। ठीक है। हो सकता है आप 60 के लगभग भी चले जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस साल भी जो मेरिट है वो 51 तक था, मतलब 51 पे क्लोज हो गया था। तो आपने जो है वो 55 to 60 के राउंड पर जब आप चले जाएंगे, अब लास्ट में आपके पास 40-35 MCQs रह जाएंगे। ये अब आपके मार्क्स बढ़ा भी सकते हैं और आपके मार्क्स कम भी कर सकते हैं। अब आपने डिस्टोर्शन। ये कैसे करने हैं यूज हैं? डिस्टोर्शन। जी समझ साहब। अब डिस्टोर्शन हुई थी। कहाँ पर? अब ठीक है। चलें। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आपके टेस्ट में 100 MCQs हैं। 100 MCQs में हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, A B C D। ठीक है। और हर ऑप्शन को 25 MCQs या 25 क्वेश्चंस आप कह लें कि वो अलॉट हो जाते हैं। मतलब ये हम लोग करते हैं, इस तरह से प्लानिंग करके जाते हैं कि जी 25 MCQs ए को, 25 B को, C D, इस तरह से करके 100 MCQs आपके पूरे हो जाएंगे। तो जब आपने 60-65 सॉल्व कर ली, अब आप ये देखें कि सबसे कम ऑप्शन कौन सा यूज हुआ है, सबसे ज्यादा कम, आप उसको फोकस करें। अगर आपका सी ऑप्शन बहुत कम यूज हुआ है, 4-5 ऑप्शन यूज हुए हैं और अभी रहते हैं, और डी जो है वो भी अच्छा खासा यूज हो गया है, A B B B, तो फिर आप ऐसा करें, जो आपका सबसे कम ऑप्शन यूज हुआ है ना, कुछ 5 या 10 MCQs आप उसके लगा दें। 100 MCQs आपने कभी भी सॉल्व नहीं करने, कभी भी नहीं करने। मैक्सिमम आप 85 कर लें, 86 कर लें, 80 के राउंड अबाउट ही रहें। अगर आपके ठीक हो जाते हैं 60 के लगभग, 75, 65 भी ठीक हो जाते हैं, तो वो प्लस माइनस करके 60 बन जाएंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त मार्क्स हैं इधर PPSC में। ठीक है। और मजीद भी अगर इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो आप 55 तो ज़रूर ही आप अप्रोच कर जाएंगे। ये मार्क्स भी आपके ठीक होते हैं, मतलब आप उसे कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो AO के पेपर हैं, वो लास्ट 2 ईयर से कुछ डिफरेंट उसका पैटर्न हो गया। पैटर्न इस तरह से कि पहले बहुत सिंपल से पेपर आते थे, सीधी सीधी स्टेटमेंट्स आती थी, लेकिन अब उन्होंने ना इकोनॉमिक्स का एक्सटेंशन का जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा रख दिया है। एग्रोनॉमी का पोर्शन पहले काफ़ी ज़्यादा होता था, वो अब कम हो गया है। और हर मेजर में से 2-3 क्वेश्चन उन्होंने ज़रूर उठाए होते हैं। पहले ये था कि एग्रोनॉमी के 25-30 MCQs आने, और बाकी के जी 4-5 बस हो जाने। ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर मेजर को वो टच कर रहे हैं। 2 से 3 MCQs हर एक को टच करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी को, बायोटेक्नोलॉजी को, FT को, फार्म मैकेनाइजेशन को, हर मेजर को टच कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि जब आपकी BSc स्ट्रांग है ना, मेरा नहीं ख्याल कि आप इसमें मार खाएंगे। ठीक है। जी समा साहब। अच्छा, तो इंटरव्यू के अंदर आपका इंटरव्यू इंग्लिश में स्टार्ट हुआ, उर्दू जी में गया था या इंग्लिश में सारे का सारा हो गया? देखिए, मैंने तो यहाँ पे आपके साथ लैंग्वेज उर्दू ही रखी है, लेकिन आपने वहाँ पे ख्याल ये रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में हुआ है, तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में ही करेंगे। और वहाँ बैठ के इंग्लिश आ ही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सेंटेंस बन जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है वहाँ ना, अल्लाह पाक आप में कोई कुव्वत डाल देते हैं, ऐसी फोर्स आ जाती है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपसे जिस लैंग्वेज में हुआ है, जिस मूड में हुआ है, आप उसी मूड में उसको रिप्लाई करें, कोशिश कीजिएगा। ठीक है। उर्दू में पूछते हैं आप उर्दू में दें, पंजाबी में पूछते हैं पंजाबी में दें। ये वहाँ पे एक रूल है, या आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश में हुए थे, चेयरमैन साहब ने इंग्लिश में क्वेश्चन किए थे, और जो हमारी यूनिवर्सिटी के मेंबर थे उन्होंने 90% इंग्लिश में, सारी हमारी इंग्लिश में डिस्कशन हुई थी। और साथ में जो हमारे थे ना एक्सटेंशन के जो मेंबर थे, उन्होंने सारे वो उर्दू में डिस्कशन की थी। जी। जी अच्छा मुदस्सर, अब आपने और भी लोगों से डिस्कस किया होगा, एक सवाल आया है कि मेजर में से आपको आपके मेजर से सवाल आए थे या बाकी मेजर्स को भी टच किया था? तो आप जरा ये बताइएगा कि इंटरव्यू में बाकी लोगों से भी पूछे थे, तो जो इंटरव्यू पैनल है जस्ट मेजर तक ही रहते हैं, बाकी मेजर्स को भी टच करते हैं? सामन साहब, ये जो इंटरव्यू है ना, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, आपकी ना लक होती है। सीधी बात जो है, मैं आपसे जो एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो ये, इसमें मेजर रोल आपका लक का है। जिस दिन आपकी लक है, आपका दिन है, आपके मुताबिक ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। बिलीव मी,
आपसे वो क्वेश्चन किए जाते हैं जो आपको आते हैं, और आप बड़े जबरदस्त इंजॉय करते हैं आप इंटरव्यू को। और अगर ऐसा नहीं है, वो दिन आपका नहीं है, तो फिर वो स्टार्ट ही पहला क्वेश्चन ही ऐसा करते हैं कि आप सोचते हैं यार क्या आंसर करता हूँ। तो ये डिपेंड करता है अब आपका मामला कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने मुझसे पूछा डिस्टोर्शन। जो डिस्टोर्शन। पैनल, अब बताइएगा आवाज़ ठीक है। अब आवाज ठीक है। अच्छा आपने जो कहा, पैनल, आपने मुझसे पूछा, यहाँ पे डिस्टोर्शन हुई थी। अच्छा आपने मुझसे पूछा है कि जो पैनल है वो मेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं या दूसरे मेजर से रिलेटेड भी। देखें, वो आपसे बात करते हैं आपके मेजर से रिलेटेड ही, लेकिन सम टाइम वो थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो जाते हैं। वो एग्रोनॉमी की तरफ चले जाते हैं। जैसे मुझसे उन्होंने एग्रोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, जी आप साउथ पंजाब से हैं, मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं, कौन सी वैरायटीज़ हैं, और वहाँ पे ऐसा क्यों है कि वो मेजर ही हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे मेजर के रिलेटेड ही क्वेश्चन हो, लेकिन आपकी मेजर की ग्रिप आप स्ट्रांग होनी चाहिए। आपसे वो पूछते भी हैं तो उनको अंदाज़ा होता है हाँ यार कम से कम बच्चे को मेजर तो आता है ना। इसके साथ साथ आपके जो दूसरे मेजर हैं, जैसे एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, इसके साथ एक्सटेंशन भी आप ले ही लें, क्योंकि एक्सटेंशन के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स जो हैं ये आपको आनी चाहिए हर मेजर की, ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो लोग यही चेक कर रहे होते हैं कि यार ये मतलब बच्चे की जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो कहाँ तक है। अपने मेजर को फोकस करें ही करें, लेकिन दूसरों को साथ टच जरूर करें। जी समझ सर। जी। अच्छा, हमारे जो ये, अच्छा आपके रिटर्न उसके इंटरव्यू के मार्क्स आ गए या अभी आने हैं? अभी वैसे अभी परसों तो रिजल्ट आया, हमारे नहीं आए इसके होंगे। डीएमसी के, हाँ जी, डीएमसी आ गई है आपकी? मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मैं बिजी था। कल तक तो नहीं थी आई। कल मैंने चेक किया था तो कल तक नहीं थी हाँ, आई। ओके, मुझे आइडिया नहीं, अच्छा, शायद आप। तो एक सवाल आया है कि अच्छा डीएमसी आ गई है मुदस्सर, आप चेक कर लीजिएगा बाद में। अच्छा, ओके जो भी मुदस्सर ने किताबें बताई हैं, लिंक्स वगैरह जो भी मुदस्सर भेजेंगे, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं सारा कुछ लिख दूंगा। लिंक्स वगैरह भी लिख दूंगा, और जो किताबों के नाम है वो भी लिख दूंगा, ताकि क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं एक दफा ना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एग्री जॉब्स ग्रुप के हैं, जो जो भी गूगल आईसीएम के साथ टच हैं, उन सब के इंटरव्यूज कर लूं, वो जो 10-12 लोग हैं। तो उसके बाद फिर मैं तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूंगा एक एक करके। तो फिर वो जो भी डाटा वगैरह देंगे, बुक्स वगैरह के नाम देंगे, तो वो फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो मुदस्सर के भी जो भी बताएंगे बुक्स वगैरह, लिंक्स वगैरह, वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप लोग देख लेना। एक सवाल आया था आमिना का कि लड़कियां क्या अबाया और वेल में इंटरव्यू दे सकती हैं? जी बिल्कुल, आप अबाया पहन के इंटरव्यू दे सकती हैं, अबाए में कोई मसला नहीं है। ठीक है, ड्रेसिंग में कोई मसला नहीं है आमिना। फिर एक सवाल आया था कि आपके, अच्छा मुदस्सिर आपसे सवाल है कि सुपरवाइजर कौन थे आपके एमफिल में? मेरे सुपरवाइजर बड़े फेमस डॉक्टर मोहम्मद जाफर जिस्कानी साहब थे। माशाल्लाह। हाँ जी। तो उसके बाद एक आया है, सर जी सर के नोट्स मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकते, आप अपने नोट्स खुद बनाएं। जी मतलब सर आप क्या कहना चाहेंगे नोट्स के ऊपर? जी सामर साहब, मैं मुझे इसमें मौका दे बोलने का। अच्छा ऐसा है कि आपका जो माइंड है वो, जब आप खुद अपने हाथ से लिखते हैं ना, अपना हैंड रिटन, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहता है, मतलब परमानेंट स्टोरेज में चला जाता है। जब आप किसी की लिखी हुई चीज़ को, नोट्स हमारे टीचर्स भी नोट्स देते हैं, वो जब आप पढ़ते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में जाते हैं। जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं ना, अपने हाथ से अपने नोट्स खुद नहीं बनाएंगे, तब तक वो मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये मेरा अपना अपना खुद का एक्सपीरियंस है। अच्छा, लिखने का फ़ायदा आपका ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम जब आपकी जॉब आती है, तो आप इसको जब अपने नोट्स को ओपन करते हो, आपको फौरन चीज़ें याद हो जाएंगी कि यार हाँ ये तो मैंने फलां टाइम फलां जगह बैठ के लिखा था, और वो फौरन आपकी चीज़ें माइंड में आ जाएंगी। लेकिन जब आप किसी की चीज़ें बैठ के पढ़ोगे, तो वो फिर दोबारा आपको दोबारा से रटा लगाना पड़ना है, और वो आपको इतना ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो मेरा तो से रिक्वेस्ट है एक,
कि आप अपने नोट्स अपने हाथ से खुद बनाएं, इसमें स्ट्रगल करें। ये स्ट्रगल की गेम है सबसे पहले। बाद में फिर आपका नर्व्स का इम्तिहान है, फिर आपका हौसले का, आपका सब्र का, ये स्टेप बाय स्टेप सिलसिला है। ये आपको फेस करना पड़ेगा। अच्छा मुदस्सर, अब आप ना, ये सारे के सारे कुछ अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, कुछ की अभी डिग्री होने वाली है, कुछ की होगी, कोई शायद ठीक एमफिल है। भी कर चुका है। तो आप अब जरा ना ओवरऑल इन्हें थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं। थोड़ा सा मतलब आपने पहले भी आपने ही बताया सारा कुछ, तो आप थोड़ी सी ना मतलब जो भी कहना चाहते हैं आप बता दें, मतलब जो भी आपको लगता है कि इन्हें बताना चाहिए वो आप बता दें। अच्छा जी, मेरी सबसे पहले तो सबसे रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि हम जितने भी एक्रेरियंस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान, टेंशन में रहते हैं कि यार क्या बनेगा, क्या होना है, क्या नहीं। ये हमारे ना माइंड में रहता है हर वक्त। तो सबसे पहले ना आप इस चीज़ से बाहर आ जाएं। आप जब इससे बाहर आएंगे तब ही आपके माइंड ने आपको परफॉर्म, आपको मतलब रिटर्न करना है, परफॉर्म करना है। आपकी मेमोरी चलेगी, हर चीज़ तब ही काम करेगी, आपकी बॉडी हर चीज़। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने आप को ना इस दलदल से निकालें कि जी आगे क्या होगा। आगे कुछ नहीं होगा, आगे आपके लिए रास्ते बहुत आसान हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आ गई। तो इससे बाहर आएँ, सबसे पहले रिलैक्स हो जाएं सुकून माहौल में, फिर आप अपनी एफर्ट्स पे आ जाएं। सेकंड जो चीज़ है वो एफर्ट्स की है। एफर्ट में आ रहे हैं और आपके पास जो कुछ भी है, बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आपके अपने नोट्स हैं, जो भी आपके पास सोर्स है, मटेरियल है, उसको आप दिलो जान से, ठीक है, जान नहीं छुड़ानी है आपने, दिलो जान से मतलब एक लगे, अल्लाह पाक खुद कहेंगे यार हाँ ये इसका हक है, इसको आप देना चाहिए, इसको दे दें। ठीक है, इतना आपने इसके लिए स्ट्रगल करनी है। और सेकंड चीज़ ये कि ये करने के बाद आपने सारी मामलात अल्लाह के हवाले कर देने। अल्लाह पाक, ये अब आपके हवाले, मेरा काम था मेहनत करना, अब जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो आपके पास है। ठीक है। तो मैं आपसे ये तीन बेसिक चीज़ें जो हैं वो कहना चाहूँगा। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स रखें, मेंटली तौर पे बिल्कुल। सेकंड आपकी एफर्ट्स, आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल। और स्ट्रगल आप समझ जाएंगे आप कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रगल, कहीं भी किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। आप ये सोच के करेंगे जी नेक्स्ट टाइम हमें ये नोट्स ना पढ़ने पड़ें, बस ये हमारा लास्ट टाइम, इससे आगे दोबारा नहीं। ठीक है, लगे रहें। उसके बाद जब आपका टेस्ट आए, टेस्ट का दिन हो, फिर आप सुबह की नमाज पढ़ें, दो नफल पढ़ें और अल्लाह पाक के हाँ अर्ज करें, अल्लाह पाक मेरा था काम यहाँ तक, मैंने स्ट्रगल की है, अब आगे है आपका काम, जो मेरे लिए अच्छा है मुझे दे दें। ठीक है। और फिर है आपके पास सब्र। सब्र करना है आपने, जो भी नतीजा आता है उस पर सब्र करना है। और उसे नेक्स्ट से नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट के लिए अपने आप को ना आपने तैयार ही रखना है। तो ये जनाब मेरी तरफ से हैं कुछ चीज़ें, मतलब जो मैंने देखी हैं, फेस की हैं और कंक्लूड की हैं अब तक। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग आगे भी निकलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मुदस्सर। इंशाल्लाह मुदस्सर वेलकम आपके सर। साथ एक प्रॉपर सेशन रखेंगे हम हॉर्टिकल्चर के हवाले से, इसके अलावा इंशाल्लाह। पेप्सिको वगैरह के हवाले से रखेंगे, फिर हम रखेंगे ड्रेसिंग के हवाले से। तो ठीक। इंशाल्लाह आपके साथ तीन चार मजीद सेशंस होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह तो सर। इंशाल्लाह आपके साथ मजीद सेशंस होंगे। तो इंशाल्लाह। कल हमने जिस स्टूडेंट का मतलब जो पहला जो सेमिनार हुआ था, मिस समिया का, वो उनका मेजर एग्रोनॉमी था। आज मुदस्सर के साथ बात हुई है, मुदस्सर का हॉर्टिकल्चर है। देखो, जितने भी मेजर्स एलिजिबल हैं वो तमाम के तमाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब बिल्कुल। आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो आपने सारे मेजर्स कवर करने हैं। ठीक है, यस। तो आपका जो मेजर का, आप भी ये समझे कि मैंने जस्ट एग्रोनॉमी पढ़नी है, मेरा मेजर एग्रोनॉमी है तो मैंने एग्रोनॉमी पढ़नी है, ऐसी कोई बात नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में जितने भी मेजर्स लिखे हैं उन सब में से सवाल आने हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुदस्सर, आपने थैंक यू। टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मतलब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज एवरीवन। इंशाल्लाह कल अल्लाह। मिलेंगे। कल जो तीसरा सेमिनार है वो मेरी बहुत ही पुरानी स्टूडेंट मिस इकरा नज़ीर के साथ है। तो इकरा की सिक्स पोजीशन आई है। तो कल कल भी कल 8 बज के पूरे 10 मिनट पे सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और परसों जो है मेरी एक और
स्टूडेंट हैं मिस तबिंदा, उनके साथ सेशन होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए डेली सेशन रखे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी किस तरह होनी है। ठीक है। तो 2020 से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये तो दूसरा बैच है जिसमें, यानी जो पिछले जो 2022 के अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर हुए हैं उनमें भी मेरे स्टूडेंट्स थे, इसके अंदर भी हैं 2023 वाले में भी। तो इंशाल्लाह आप लोग जो हैं, आप ही लोग होंगे जो आगे क्लियर करेंगे। ठीक है। जितने भी लोग अभी पास हो रहे हैं वो आपकी तरह के ही थे। ठीक है। कोई चांद से नहीं आता, कोई मार्स से नहीं आया, जुपिटर से नहीं आया। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोग अपने अंदर पैदा करें, तैयारी करें। ठीक है। जिस तरह आपको मुदस्सर ने गाइड किया है, कोई रिश्वत नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई सिफारिश नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो आप लोग जो हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करूंगा, और जो है ना वो हम करेंगे। पहले सेशंस हो जाएं, आपको आइडिया हो जाए कि आता क्या है। ठीक है। तो आप लोग, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है आगे डिस्कशंस वगैरह होती रहेंगी। ओके जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एंटोमोलॉजी। जी मुदस्सर। समझ साहब आप कैरी ऑन करें काइंडली। अच्छा, एंटोमोलॉजी के बारे में भी होगा जवेरिया, परेशान ना हो, एंटोमोलॉजी के बारे में भी होगा जी मुदस्सर। जी समझ साहब ठीक है। ऑल राइट। ओ, ओके, अल्लाह हाफिज।